हे गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन अध्याय 21। तो इस वीडियो में हम लोग भारत में पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, ब्रिटिशों का आगमन, तो इन सब से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? अब दोस्तों वास्को डी गामा, अच्छा यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका फ्रेश पीडीएफ यहाँ से लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा जो है दोस्तों, ये कालीकट, पहली बात ये कहाँ पड़ता है? तो कालीकट एक बंदरगाह है जो कहाँ पड़ता है पूछा जाएगा तो केरल में पड़ता है। और ये कालीकट जो आया था 1498 ईस्वी में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं वास्को डी गामा से और भी क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा टोटल कितनी बार भारत आया है? तो आपको बताना है कि 3 बार आया है। अच्छा, वास्को डी गामा के पूछेगा कब्र कहाँ है? तो ये भारत में आया और भारते में मर गया। और भारत में पूछेगा इसका कब्र कहाँ है? तो कोच्चि केरल में है। कहाँ है भैया? तो कोच्चि में है। और ये कोच्चि कहाँ पड़ता है? क से कोच्चि, क से केरल में पड़ता है। तो ये भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग वास्को डी गामा के यहाँ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट था, जो पूछा गया था, वो तो मैंने बता ही दिया। अब हम लोग इनके डिस्कशन की ओर यहाँ पढ़ लेते हैं। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट जो केरल बंदरगाह पर पहुंचा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को। कहाँ पर आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। पूछेगा वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? तो यह एक पुर्तगाली यात्री थे। इसने भारत यूरोप के बीच उत्तमाशा अंतरिप, जिसको हम लोग कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, या इसी को हम लोग कहते हैं आशा का अंतरिप, होते हुए नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। अब वास्को डी गामा पूछेगा किसका खोज किया था? तो इन्होंने भारत में, ये भारत का खोज नहीं बताना है भैया। पहले की किताब में ऐसा लिखा जाता था कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया है, भारत का खोज किया। आप खुद ही सोच करके देखिए, क्या भारत कहीं पे दबा हुआ था या भारत ज़मीन के अंदर धंस गया था? उसको खोज के निकाला गया। 1498 से ईस्वी पहले भारत नहीं था। भारत था, लेकिन भारत आने का रास्ता को खोजा। वो कौन सा रास्ता था? समुद्री रास्ता का खोज किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस मार्ग से आया था? तो समुद्री मार्ग से आया था। और कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक पूछेगा कौन था? तो जमोरिन। कौन था? जमोरिन। और जमोरिन के पास से पूछेगा इसको कौन लेकर के आया था दोस्तों? तो गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मनी। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो इसी अब्दुल मजीद ने इसको कहाँ लेकर के आया था? केरल के शासक राजा जमेरिन के पास लेकर के आया था। और यहाँ पे रात में रहा और यहाँ पर इसका भव्य स्वागत किया गया। और जब इनका स्वागत किया गया तो इनको रात में खाना बना करके मीट खिलाया था, मटन खिलाया था। मटन खाने के बाद में इनमें, आपको पता है कि केरल जो हमारा है वो, उसको हम मसालों का घर या मसालों का शहर कहते हैं। तो जब मीट में जब इतना सारा मसाला का जब प्रयोग किया गया था तो वास्को डी गामा ने पूछा कि इसमें आपने क्या डाला है, इतना टेस्टी बना है? तो यहाँ के जो राजा जमेरिन साहब थे उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ साहब मसालों का कमाल है, जो इतना टेस्टी मीट बनता है। तो वास्को डी गामा को समझ में आ गया कि हमको जो है भारत से किस चीज़ का व्यापार करना है? तो मसालों का व्यापार करना है। चलिए बढ़ते हैं, इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का मुगल बादशाह उस समय कौन था? वो अकबर था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ इसका डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब इंग्लैंड की महारानी पूछेगा कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्हीं के समय में 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय पूछेगा महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी। आपको ये बात याद रखनी है। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं, बल्कि व्यापार करना था। जबकि इसका उद्देश्य था यहाँ पर आकर के हमको व्यापार करना है, ना कि यहाँ पर आकर के रहना है। इसका यहाँ पर अधिकार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक पूछेगा कौन था? तो मुगल बादशाह अकबर था। अगर अकबर की कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो 1556 से 1605 ईस्वी में
1605 तक इनका शासनकाल था। अकबर का आप लोग बचपन का नाम बताइए क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था भैया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसी का नाम था, आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अबू बकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अबू बकर को माना जाता है। अच्छा, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बड़े से बड़े, छोटे से छोटे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा के बाद में और कौन कौन सा पुर्तगाली गवर्नर आया था? दोस्तों, वास्को डी गामा के बाद में आने वाला पुर्तगाली गवर्नर का ट्रिक है फैन। क्या याद रखना है? आपको फैन याद रखना है। अगर आपने फैन को याद रख लिया तो वास्को डी गामा के बाद आने वाले तीनों पुर्तगाली गवर्नर को आप याद इजी में रख सकते हैं। तो ऐप से आपको याद रखना है फ्रांसिस अल्मीरा। क्या रखना है? यहाँ जो अल्मीरा यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम क्या है? फ्रांसिस अल्मीरा। इसके बाद आपको याद रखना है ए से अबू बकर। क्या याद रखना है? अबू बकर याद रखना है। एन से याद रखना है नीनो डी कुन्हा। तो ये सब जो था वास्को डी गामा के बाद आया था। तो फिलहाल इस प्रश्न का हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हम लोग किसको मानते हैं? अबू बकर को मानते हैं। अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए अबू बकर के बारे में। हाँ, फ्रांसिस डी अबू बकर, इसका नाम क्या है? फ्रांसो डी अबू बकर 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबू बकर ने किससे गोवा को जीता था? तो आदिल शाह से जीता था, जो कहाँ के सुल्तान था? बीजापुर का सुल्तान था। और ये गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में जीता था। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज स्थापित हुआ। फ्रांसिस डी अल्मीरा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आपको क्या बताना है? फ्रांसिस डी अल्मीरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, यहाँ पर आपको मिलाने के लिए दिया गया है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ कौन कहाँ का है आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं वास्को डी गामा भैया कहाँ का था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। यानी एक का दो। अच्छा, एक का दो हमको एकमात्र ऑप्शन बी में मिल रहा है। आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और कोलंबस जो था भैया कहाँ का था? ये स्पेन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? और कैप्टन दो का एक, बी का एक। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है, आगे हमको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं पे एक है नहीं ना है, तो इसका मतलब यही होगा। तो कैप्टन जेम्स कुक पूछेगा ये कहाँ का था? तो ये भैया ब्रिटेन का था। जेम्स कुक कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? ये हॉलैंड का था। तो डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, जब भी मिलाने वाला आता है तो वो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अगर आपको 1 से 2 अगर पता होता है, तो अगर 3 पता है तो और भी अच्छा है, लेकिन 1 से 2 अगर पता होता है तो 90% आप क्वेश्चन को उसी वक्त सॉल्व कर लेते हो। इसलिए आपको मिलान करने वाला आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, वो काफ़ी ईजी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग देखिए इसका कैप्टन जेम्स कुक के बारे में। इन्होंने कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक तस्मान, हॉलैंड ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा तस्मान ने किसका खोज किया था? हॉलैंड जो कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड में पड़ता है, जिनका खोज किया था। वास्को डी गामा पूछेगा कहाँ की यात्री था? यह एक पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाल का समुद्री यात्री था, जो समुद्री यात्रा करते करते हुए कहाँ पहुँचा था? भारत पहुँचा था। और कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये स्पेन का निवासी था। इन्होंने अमेरिका का खोज किया था। पूछेगा कि अमेरिका का जो खोज है किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। अच्छा, और अमेरिका का नाम पूछेगा, अमेरिका किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको पता, अमेरिगो वेस्पुसी किसके नाम पर रखा गया है? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया है। स्पेनिश उपनिवेशवाद की इन्होंने नींव रखी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? अच्छा, 1717 के फरमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? शाही फरमान कहते हैं, जो किसके समय पास हुआ था? फर्रुखसियर के समय पास हुआ था। तो यह इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन शर्मन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। जॉन शर्मन के नेतृत्व में 1717 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में
एक दूत मंडल भेजा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जॉन सरमन के नेतृत्व में 1717 में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फरीदाबाद के दरबार में दूत मंडल भेजा गया था। वो कब भेजा गया था? 1717 ईस्वी में भेजा गया था। इस दूत मंडल में कौन कौन लोग था? तो आपको याद रखना है, एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक। अच्छा, विलियम हैमिल्टन पूछेगा ये क्या था? यह एक चिकित्सक था। और ख्वाजा सेहदू नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषीय, और ये 2 भाषा जानता था इसलिए द्विभाषीय शामिल था। और चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, और ये चूँकि ये चिकित्सक था तो इनका एक बीमारी को भी ठीक कराया, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुखियर ने एक शाही फरमान को जारी कर दिया। अच्छा, फर्रुखियर बेग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुखियर बेग को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। क्या था? कि हमको भूभाग नहीं व्यापार। शुरुआत में इसका नारा था हमको भारत का भूभाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? व्यापार चाहिए। इसका कहने का मतलब ये था। तो चलिए हम लोग इसके डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी या व्यापारिक कारखाना कब स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में। पूछेगा उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। कहाँ पर अपने व्यापारिक कोठी को स्थापना दिया? तो सूरत भैया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी भारत में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ रखा था, कब दिया था? तो 1633 ईस्वी में। पूछे कहाँ दिया था? उड़ीसा के बालासोर में, यानी बालेश्वर में दिया था। इनका नामक स्थान पर स्थापित किया गया और यहीं पर इन्होंने स्थापित किया अपनी फैक्ट्री को। दक्षिण भारत में पहला कारखाना, अब क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया? 1611 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में स्थापित किया, अस्थायी तौर पर, और ये परमानेंट नहीं था, अस्थायी था, यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ कैप्टन हॉकिंस का यहाँ नाम आ रहा है, तो ये अंग्रेज था। क्या था? यह अंग्रेज था। यह कैप्टन हॉकिंस जो था 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और ये अंग्रेज जो था भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपको क्या बताना है? ये विलियम हॉकिंस यानी कैप्टन हॉकिंस था। ये पूछेगा किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जब यह आया तो इन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा तरीका से बात किया, तो इसलिए जहांगीर ने इसको खुश होकर के इंग्लिश खां की उपाधि दिया। क्या चीज़ का उपाधि दिया? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है कि ये किसकी आज्ञा से आया था? तो अंग्रेज जेम्स प्रथम की आज्ञा से आया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए विलियम हॉकिंस के बारे में यहाँ नीचे प्रश्न कुछ दिया है। तो विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो अभी भी मैंने आपको बताया हूँ कि यह जेम्स प्रथम की आज्ञा पाकर 1608 ईस्वी में आया था। किसके? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने इनको आज्ञा दिया कि भाई कैप्टन हॉकिंस आप कहाँ चले जाइए? इंडिया चले जाइए। वहाँ पर जाकर के आप क्या कीजिए, वहाँ का जो राजा है उस समय अकबर के, वो सोचा कि इस समय अकबर होगा जिंदा, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था और इसके जगह पर इनका बेटा जहांगीर का राजकाल चल रहा था। तो कहा कि आप जाइए वहाँ से, वहाँ के राजा से जाकर के अनुमति लेकर के आइए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अभी भी यहाँ पर जो था पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहा था, फ्रांसीसी व्यापार कर रहा था, ये सब व्यापार कर रहा था, तो ये भी कुछ लाभ कमाना चाहता था। इसलिए इन्होंने अपना पहला व्यक्ति 1608 में किसको भेज दिया? विलियम हॉकिंस को भेज दिया कि आप जाइए वहाँ से अनुमति लेकर के आइए। और जब आया तो इन्होंने जहांगीर के बीबी के लिए बहुत सारा प्राइज लाया, उपहार लाया। तो जहांगीर ने खुश होकर के इनको फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया। अगर ये इस वक्त फैक्ट्री खोलने का अनुमति नहीं देता तो हमारा देश गुलाम नहीं बनता। और राजदूत के रूप में भारत आए थे, ये बात हम बता चुके हैं। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे।
और ये मुगल दरबार में आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर बताए थे, इन्होंने ढेर सारा उपहार लाया था, तो इनसे प्रसन्न हो गया था जहांगीर। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया था। मैंने आपको बताया कि ये इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेता था, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, इंग्लिश खां नाम दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का ना पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है, कोलबर्ट को माना जाता है। अगर कोलबर्ट की अगर बात किया जाए तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कोलबर्ट 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, क्या याद है भैया, फ्रांस के राजा इस समय कौन है, लुई 14वां। अच्छा, लुई 14वां वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 बार स्नान किया था, वो भी इनको पकड़ धकड़ करके स्नान करवाया था। लुई 14वां के मंत्री, लुई 14वां के ये मंत्री था, कौन था, कोलबर्ट। और इन्हीं कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ। और जो फ्रांस का, जैसे इंग्लैंड का कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी प्रकार फ्रांस का जो कंपनी था उसका नाम क्या था, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। क्या नाम था इसका, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। ये जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड का था, उसी प्रकार फ्रांस का ये कंपनी का अपना ये नाम रख दिया गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1688 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र कब स्थापित हुआ था भारत में, तो बताना है 1688 ईस्वी में। किसकी सहायता से, तो फ्रैंको कैरो की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा जो था वहाँ पर तत्कालिक कारण था, वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, थोड़ा यहाँ जानकारी हम लोग देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ था, 1746 से 1748 के आस में हुआ था। इसको हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही हम लोग सेंटो टॉम का युद्ध भी कहते हैं। सेंटो थॉम का युद्ध पूछेगा, टॉमे लिखा हुआ है लेकिन सेंटो थॉम लिखा हुआ रहता है बहुत सारी किताबों में, तो सेंटो टोमे का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेनेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था, जिसके बाद में कैप्टन पैराडाई के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी के स्थित पर सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर लिया और इस युद्ध में एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया 1748 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया, तो एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत कब समाप्त किया, 1748 ईस्वी में किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछेगा कब हुआ, 1746 से 48 ईस्वी में। अच्छा, इस युद्ध का जो निर्णय था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज पहली बार अपने बलबूते पर इस युद्ध को जीत लिया था। नहीं तो उन्होंने जो भी युद्ध जीता है धोखेधारी से ही जीता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार अपने बलबूते पर इन्होंने जीत लिया था। यहाँ पर नवाब का सेना काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसके पास में 10,000 से मात्र ही सेना था कैप्टन पैराडाइज के पास, लेकिन फिर भी इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया, जिसके कारण इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया अपने बलबूते पर। चलिए, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो डच ने दोस्तों बंगाल में कौन सा कारखाना को स्थापित कर दिया था, तो पिपली में किया था। कौन सा कारखाना स्थापित किया था, पिपली। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सन 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। पूछेगा कहाँ स्थापित कर दिया, इन्होंने पिपली में स्थापित कर दिया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिनसुरा, जो कहाँ पर था भैया, बंगाल में, डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी कब स्थापित किया था, 1653 में। कहाँ किया था, बंगाल के चिनसुरा में, जिसके पश्चात बंगाल में डचों की व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग, यानी दुर्ग मतलब हम लोग किला कहते हैं, जिसको हम लोग फोर्ट भी कहते हैं, गुस्तावबुश फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछेगा डचों ने कौन सा किला को बनाया था, तो आपको क्या बताना है, गुस्तावबुश फोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। अब 11वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा
यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो वो जो था मसाले था। हाँ, बिल्कुल सही है। नील ये भी था, सूती वस्त्र भी था। हाँ, तो ये जो था चाय नहीं था। क्या नहीं था? चाय नहीं था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम 11वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप का चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी में चाय का निर्यात नहीं किया जाता था, जबकि मसाले, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम खेती थी और इसको प्रथम व्यापारिक इनका ये कार्य भी था। आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का युद्ध किस अंत से हुआ? किस युद्ध से हुआ? तो वांडीवास का युद्ध से हुआ था। कब हुआ था? वांडीवास के युद्ध से हुआ था। ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसमें फ्रांसीसी का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया और यही वो युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी पूरा तरीका से भारत में कमज़ोर हो गया। अब अंग्रेज़ का सत्ता कायम हो गया। अंग्रेज़ ज़्यादा उभर कर आया इस युद्ध में। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कूड तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 में पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर ITIHAS इतिहास KIDUNIYA 99 लिख करके वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इसी का क्या है, यहाँ पे डिस्कशन है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के आस में हुआ था। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधोथाम का युद्ध। पीछे बता दिए हैं इसको। चलिए, इसलिए 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने दोस्तों बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो पिपली में स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनका डिस्कशन कि सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना। सन 1653 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित कहाँ कर दिया? बंगाल के चिनसुरा में। कहाँ कर दिया? बंगाल के चिनसुरा में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार का विस्तार हुआ और इसके बाद डचों का यहाँ पर क्या हो गया? व्यापार इनका चलने लगा। पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग, अब पूछेगा डच ने कौन से किले को बनाया था? आपको बताना है गुस्तावुस फोर्ट को बनाया था। कौन बनाया था? गुस्तावुस फोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? अब यहाँ पे कौन सी वस्तु नहीं थी? तो नहीं, कौन नहीं था? तो यहाँ पर मसाले का भी होता था, सूती वस्त्र का होता था, नील का भी होता था, लेकिन चाय का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं डिस्कशन। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था, जबकि मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, ये आपको याद रखना है। और अंग्रेज़ों का यह भारत में प्रथम व्यापारिक कार्य था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो वो किस युद्ध से हुआ था दोस्तों? वो हुआ था वांडीवास का युद्ध से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अगर वांडीवास का युद्ध की अगर बात किया जाए तो 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और यही वो युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों का स्थिति भारत में बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रभावशाली कौन था? अब फ्रांसीसी था और फ्रांसीसी यहाँ पर सिमट कर रह गया, कमज़ोर हो गया। इसमें फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया और अंग्रेज़ एक नया शक्ति बन करके भारत में उभरा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व पूछेगा कौन कर रहा था वांडीवास के युद्ध में? तो आपको क्या बताना है? अंग्रेज सर आयर कूड तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। 17 फरवरी 1763 की पेरिस की संधि ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1763 में हुआ था। किस संधि के तहत हुआ? तो पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी क्या हो गया? समाप्त हो गया।
नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीरा था, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रांसिस अल्मीरा। तो हम लोग देखते हैं इनके डिस्कशन को। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीरा था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 ईस्वी में मोअर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया था, और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। ये सब बता चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? अब यहाँ पर कौन यात्री है जो पुर्तगाल देश का नहीं था? तो वो हम लोग देखते हैं डोमिंग पायस, ये तो विजयनगर के काल में आया था, तो आपको पता है कि ये भी पुर्तगाल का था। फार्नियो नूनी ये भी था। डुआर्ट बारबोसा, हाँ ये भी विजयनगर के काल में आया था, तो ये भी था। लेकिन पीटर मुंडी ये शाहजहाँ के काल में आया था, तो ये नहीं था पुर्तगाल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भैया पुर्तगाल, अब ये क्या था, कौन था? पीटर मुंडी। इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, ठीक है। यह एक ब्रिटिश व्यापारी था। कौन था? ब्रिटिश व्यापारी था, जो मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने कहाँ पर कर दिया था? तो वो किया था कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। आपको पता है कोचीन क्या है? पुर्तगालियों का गढ़ है, तो कोचीन में किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पूर्वी विश्व में काली मिर्च जिसको हम लोग मरीच कहते हैं, और मसालों का व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने वर्ष 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाली ने पहले किला की स्थापना उन्होंने कहाँ किया था? तो कोचीन यानी केरल में किया था। और ये पूछेगा कब किया था? तो 1503 में किया था। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। अच्छा, इससे पहले कोई भी यूरोपीय नहीं कर पाया था, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, तो यही ना करेगा, उसके बाद ना और कोई करेगा। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाना की भी स्थापना की, और कोचीन के बाद में उन्होंने कहाँ कर किया? कन्नूर में भी किया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक। कौन था? जॉब चारनाक। तो इसका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अंगियार किसका था? ये मुंबई का संस्थापक है। चलिए, जॉब चारनाक नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष 1960 में आई थी। कलकत्ता में कब आई थी? 1960 में आई थी, और इसे अंग्रेज़ों ने 1772 में अपनी राजधानी बना लिया। और अंग्रेज़ों ने इस कलकत्ता को अपनी राजधानी कब बना लिया? 1772 ईस्वी में बना लिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? तो प्रथम नगर निगम भारत में कब हुआ था? मद्रास में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए, अगर नगर निगम की बात किया जाए तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर नगर निगम किया गया, तो आप बताइए कि पंचायती राज कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था, ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो किसको हुआ था? लीवेंट कंपनी को। किसको प्राप्त हुआ था? अब ये लीवेंट कंपनी किसका था? तो लीवेंट कंपनी को 1539 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, यह अधिकार कब हुआ था? इनको प्राप्त हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए किन लोगों ने संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो वो कौन किया था? तो डचों ने किया था। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डच भारत में किसका व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका करते थे? सूती वस्त्र का करते थे। अगर डच के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर चलिए इसका डिस्कशन है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। और इसके बाद
इसके बाद 1602 ईस्वी में डच पूछेगा कहाँ के थे, या हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो भैया कौन बनाया था, वो पुर्तगालियों ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर एंड हुआ और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने सारा बता दिया पुर्तगालियों से, चाहे छोटा से बड़ा, चाहे किसी भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो लगभग उम्मीद कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप रोज़ इसी तरह वीडियो देखिए, हर एक प्रतिदिन जो है एक एक टॉपिक का अंत होता है। जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा इसके बाद में आपको पॉलिटिकल, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं साइंस को भी पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।